बेसिकली ऑर्थोसेंटर क्या है? इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। अपने कहा सर एल्टीट्यूड क्या है? तो दैट इज एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। और इस तरह से ये एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। देखिए जैसे अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी। ये हमारे पास ट्राइंगल ए को मैंने कहा बेटा तुम x1y1, बी को मैंने कहा तुम x2y2 और सी को कहा बेटा तुम x3y3। ये तीनों वर्टेक्स, इस वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं दैट इज डी। दिस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। और इस साइड से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इट इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। मींस ये तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करें दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर और उसे मैंने एच नाम दिया। ये हमारे पास ऑर्थोसेंटर है। तुमने कहा अच्छा ऑर्थोसेंटर ये है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थोसेंटर। अब देखिए मैं पॉइंट्स हमारे पास है, पॉइंट कैसे फाइंड करूं? तो देखिए अगर हमारे पास एडी की इक्वेशन आ जाए, बी की इक्वेशन आ जाए या सी एफ की इक्वेशन आ जाए, मींस किसी दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन आ जाए तो दोनों एल्टीट्यूड के इक्वेशंस को सॉल्व करके हम जो पॉइंट फाइंड करें तो वही पॉइंट ऑर्थोसेंटर हो जाए। तो हमने कहा अच्छा तो मैं इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा इक्वेशन ऑफ एडी। किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो एक तो पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो हमारे पास ये पड़ा। दूसरा उसका स्लोप चाहिए। स्लोप तो हमारे पास एडी का नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि एडी और बीसी में एक रिलेशन है, एक चक्कर है। क्या चक्कर है? कि एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। अच्छा एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, बी और सी हमारे पास पॉइंट पड़े तो हम बीसी का स्लोप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो बीसी का स्लोप आ गया तो एडी का स्लोप, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा स्लोप ऑफ बीसी कितना? तुमने कहा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अच्छा उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना? तो तुमने कहा उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -1 अपॉन इस बीसी का स्लोप। तुमने कहा अच्छा तो इक्वेशन ऑफ एडी को मैंने ऐसे कह दिया y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी और x माइनस x। इसको और सिंपलीफाई करूं तो y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी, तो हमारे पास पॉइंट पड़ा है y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 और x माइनस x1। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये किसका इक्वेशन है? एडी का इक्वेशन है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ बीई मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ बीई, तुमने कहा बीई चाहते हैं? मैंने कहा तो देखिए बी किसके परपेंडिकुलर है? एसी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूं y माइनस y2 पॉइंट पड़ा है b x2 y2 y माइनस y2 -1 अपॉन स्लोप ऑफ एसी दैट इज y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 इनटू x माइनस x2। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी और वही x और y की वैल्यू हमारे ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, देखिए कैसे। वो अगर हमसे ऐसे कहे इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are rational points, then orthocenters are is a rational or irrational? तुमने कहा देखो रैशनल पॉइंट का मतलब ये सारे x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे रैशनल है। तो बेटा हमारे पास ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आया, इस लीनियर इक्वेशन में x और y के और कांस्टेंट जो टर्म है वो क्या है, उनके कोफिशिएंट क्या है? तो कोफिशिएंट आए रैशनल, क्योंकि कहीं रैशनल इन्वॉल्व ही नहीं है। तो दैट मींस एक लीनियर इक्वेशन आई, उसमें कोफिशिएंट्स x और y के और कांस्टेंट टर्म है वो रैशनल है। तुमने कहा अच्छा इसीलिए भी x और इस लीनियर इक्वेशन में भी x और y के जो कोफिशिएंट है वो रैशनल है और कांस्टेंट टर्म भी रैशनल है। अब जब इन दो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो x और y की वैल्यू भी आएगी, जो क्योंकि रैशनल नहीं है तो x और y की जो वैल्यू आनी है वो भी रैशनल आ रही है। इससे मतलब क्लियर हो गया कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस अगर रैशनल पॉइंट है
तो हम कह सकते हैं कि उसका ऑर्थो सेंटर वो भी रैशनल पॉइंट होगा। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा इसको अगर हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहें कि नहीं सर एक आए तो आपने मैं बता दिया, एक इसको इस फॉर्मूला कोई ट्रीट कर लीजिए, कोई काम का नहीं है लेकिन फिर बता देता हूँ इसका एक डायरेक्ट है। अगर हमारे पास वर्टिसेस पड़े हो x1 y1 x3 y3 और हमारे पास इंटरनल एंगल भी पड़े हो तो बस इन सेंटर का जो फॉर्मूला है उसमें a की जगह tan a रख कर दीजिए, b की जगह tan b कर दीजिए और c की जगह tan c कर दीजिए। दैट इज अगर मैंने कहा ऑर्थो सेंटर h x, y ये ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट चाहता हूँ, मैंने कहा अच्छा ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट चाहते हैं, मैंने कहा यस ऑर्थो सेंटर। तो देखिए x कितना, तुमने कहा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c किस कोऑर्डिनेट है, एक्सिस का किसका है, इन सेंटर का। तो a की जगह tan a कर दीजिए, इस tan into x1 प्लस tan b into x2 प्लस tan c into x3 अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। इस तरह y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, tan a into y प्लस tan b into y2 प्लस tan c into y3 अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। ये बस ये टाइम पास के लिए आपको आइडिया होना चाहिए, बाकी हमारे काम का नहीं है। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो दो इक्वेशन सॉल्व कीजिए और आप सॉल्व कीजिए। अब हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है इसका। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर मैं तीनों वर्टिसेस दे दूं, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉइंट 0,0, 4,0 एंड 3,4। देखिए उसने क्या कहा कि तीन वर्टिसेस दे दिए हमारे पास और उसने कहा कि मेरे को ऑर्थो सेंटर फाइंड कीजिए। अब हमारे पास कंडीशनल मेथड है। देखिए हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास मैंने रफली एक पिक्चर बना दी ऐसे, ए बी और सी। ए को मैंने क्या कहा 0 0, बी को क्या कहा 4 0 और सी को क्या कहा 3,4। मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए तो मैंने ए से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एडी, मुझे एडी का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ एडी कितना, इक्वेशन ऑफ एडी y माइनस 0 इक्वल -1 अपॉन स्लोप ऑफ एसी। स्लोप ऑफ एसी कितना देखिए 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4 इंटू x माइनस 0। दैट इज y माइनस y इक्वल कितना बेटा यहाँ से -1/4 इंटू x। हमारे पास इक्वेशन आ गया x इक्वल 4y, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे BE का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ BE, इक्वेशन ऑफ BE। तुमने कहा इक्वेशन ऑफ B, देखिए पॉइंट पड़ा है हमारे पास y माइनस 0 इक्वल -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC, दैट इज y4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 और x माइनस 4। इसको सॉल्व करें तो y इक्वल -3/4 x माइनस 4। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 4y माइनस 3x, 4y इक्वल -3x प्लस 12, दैट इज 3x प्लस 4y इक्वल 12। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसे मैं अगर सॉल्व करूं तो ये देखिए मैं कैसे, मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 4y, दैट इज यहां से मैंने x की वैल्यू रख दी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं तो हमारे यहाँ मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x माइनस 4y, ये x माइनस 4y इक्वल 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं। 4x इक्वल कितना आ रहा है 12 आ रहा है, x कितना आ रहा है 3 और x की अगर 3 रख देता हूं तो y कितना आ रहा है, x की 3 रखा तो y कितना आ रहा है 3/4। दैट मींस हमारे पास ये जो ऑर्थो सेंटर है h, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x तो 3 आ गया और y कितना 3/4। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो हमारे पास अगर तीनों वर्टिसेस हो तो हम आराम से ऑर्थो सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमने
आपने अगर प्रॉपर्टी इस पे और भी ध्यान रखना, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, इफ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो याद रखना बेटा जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है, दिस पॉइंट इज, दिस वर्टेक्स इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, ये ऑर्थोसेंटर है, और जिस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट 1:1, दिस इज सर्कमसेंटर। याद रखना बेटा छोटी सी बात है कि अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है वो पॉइंट ऑर्थोसेंटर होगा और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ये सर्कमसेंटर होगा। और अगर ट्राइंगल मान लीजिए, एक बात सुने थोड़ा सा, एक बात, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा? इसमें एक छोटी सी बात और समझता हूं, किसी ट्राइंगल में तीनों पॉइंट्स जो प्रॉपर्टी है कौन कौन से? सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर। किसी ट्राइंगल में सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर आर कोलिनियर पॉइंट्स, and centroid divide the line segment joining circumcenter to orthocenter in the ratio 1:2। ये किसी भी ट्रायंगल में होगा। तुमने कहा अच्छा ये किसी भी ट्रायंगल में कौन कौन? सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड इस पे होता है। ये सर्कल एक ट्रायंगल है। अगर मैंने मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात करूं तो देखिए मेरे पास बात करता हूं तो ये मान लीजिए दोनों साइड्स इक्वल है। अब ये जब दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये इन सेंटर है यहां पे, ये भी इसी लाइन पे आ गया, और यहां से अगर मैंने दोनों साइड है परपेंडिकुलर, क्योंकि जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये मिड पॉइंट तो मीडियन भी यही होगी। इसका मतलब सेंट्रॉइड कहां पे? इस लाइन पे। मीडियन कहां पे? देखिए मीडियन कहां पे? ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये मिड पॉइंट होना श्योर है, मतलब इसी लाइन पे कहीं सेंट्रॉइड है। और क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो ये जो एंगल बाइसेक्टर भी यहीं पे कहीं है, इसका मतलब इन सेंटर भी इस एंगल सेंटर, तो इन सेंटर भी इस पे, तो और ये तीनों तो कोलिनियर होते ही होते हैं। इसका मतलब बेटा कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या हो गया? सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ये आई इधर उधर कहीं पे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने जनरली बोल दिया। इसमें O, G, I और H ये चारों कोलिनियर हो गए। किस केस में? जब ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और यही मीडियन है। इसका मतलब इन सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही लाइन पे है। जब इन सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही लाइन पे है दैट मींस ये यहाँ पे इस तरह से हो गया। और तुमने कहा सर सेंट्रॉइड और ये एक ही लाइन पे तो कैसे? जैसे ये यहाँ पे तो ये इस लाइन पे भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल, इस बात पे भी अपन देखते हैं। अब मान लीजिए, देखिए बात ध्यान से सुनना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने कह दिया कि ये तीनों चारों एक ही लाइन पे हो गए। अब मान लीजिए ऐसे बेटा ध्यान से, अब मैं बात दूसरी एक बार पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। जैसे ये मान लीजिए इक्वल ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया। तुमने कहा अच्छा इक्विलैटरल हो गया? मैंने कहा यस इक्विलैटरल हो गया। तो देखिए इक्वल ट्रायंगल में हमने कहा कि यार ये तीनों साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या कहा था कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब यही एल्टीट्यूड है, यही मीडियन है, यही एंगल बाइसेक्टर है और यही परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है। मतलब ये वाली लाइन चारों पे है। मतलब इस लाइन में कौन कौन था? O भी था, G भी था, I भी था, H भी था। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो मतलब इस लाइन पे होना है और यहां पे इस लाइन पे भी होना है और इस लाइन पे भी होना है, क्योंकि इस लाइन पे चारों सेंटर्स हैं, इसी लाइन पे चारों सेंटर्स है, इसी लाइन पे चारों सेंटर है। तो यार तीनों लाइन पे कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब कि इस केस में इक्वल ट्रायंगल में ये सारे पॉइंट मिल गए। मींस इक्वल ट्रायंगल केस में सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एंड
in center lie on the same point. lie on the same point. मतलब कि अगर ये ट्राइंगल इक्वल ट्राइंगल है तो चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पे लाई कर गए। मतलब कि आप सिंपली सबसे इजी फाइंड करना कौन सा है, सेंट्रोइड फाइंड करना बहुत इजी है, तो हम आराम से सेंट्रोइड फाइंड कर लीजिए और वही सर्कम सेंटर है, वही सेंट्रोइड है, वही ऑर्थो सेंटर है, सब कुछ वही है। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया, आइसोसेलेस लाइन में दोनों साइड्स इक्वल होने के कारण यही एंगल, यही मीडियन है, यही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, यही एल्टीट्यूड है, यही परपेंडिकुलर साइड बाय साइड सेक्टर है। इसका मतलब ये चारों इसी लाइन पे होने हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा और। नेक्स्ट इस पे हेडिंग है पोजीशन ऑफ सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल। पोजीशन ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सेंटर की पोजीशन क्या है? पहला आप इसमें केस लेता हूं, केस फर्स्ट। इफ triangle is acute angle triangle, acute angle triangle। अगर ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? acute angle triangle। तो बात याद रखना, अगर acute angle triangle है तो all centers lie inside the triangle। याद रखना बेटा ध्यान से, अगर ये acute angle triangle है तो O, G, H और I कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इससे हो गया, मैंने यहाँ पे ये सारे सेंटर्स ट्राइंगल के अंदर है। कौन से केस में? जब ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा केस टू राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं मैं तो देखिए, जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है दैट इज ऑर्थो सेंटर, दैट इज H, और ये सर्कम सेंटर दैट इज O, और O और H को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही कहीं G होता है ये, और I भी अंदर होता है। इसका मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल में कौन से पॉइंट हमेशा अंदर दिख रहे हैं? एक तो I अंदर दिख रहा है और G अंदर दिख रहा है। इस केस में भी I और G अंदर है, इसमें भी I और G अंदर है। मतलब इन सेंटर और सेंट्रोइड तो ट्राइंगल के अंदर ही है, और ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ये ट्राइंगल की साइड पे हो गए। जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है दैट इज ऑर्थो सेंटर, और जिस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट दैट इज सर्कम सेंटर। तो हमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा बिल्कुल ये बात है, हमारे पास आ गया। अब मान लीजिए ट्राइंगल कैसा हो, केस थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, मींस ट्राइंगल इस टाइप का है। तो बेटा एक बात सुनना कि ये ट्राइंगल अंदर, ये G तो अंदर ही होना है, और ये H और ये I कहीं पे भी इधर उधर मैंने रफली लिया है, वो कहीं पे हो सकता है। इस केस में सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर तो ट्राइंगल के बाहर होंगे और सेंट्रोइड ट्राइंगल के अंदर होगा। अच्छा, और इन सेंटर तो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है, तो इन सेंटर इज इनसाइड द ट्राइंगल। मींस हमारी बात एक क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई आपको। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सारे सेंटर्स ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल में इन सेंटर और सेंट्रोइड ट्राइंगल के अंदर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ट्राइंगल की साइड पे, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ट्राइंगल के बाहर, और इन सेंटर और सेंट्रोइड ट्राइंगल के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको पोजीशनिंग एकदम क्लियर हो गई। आपको क्या देगा, जब वर्टिसेस दे दे तो आप क्या कीजिए, उसका नेचर चेक कीजिए कि उसका नेचर कैसा है। अगर उसका नेचर आपको पता पड़ जाए तो आप फाइंड करना बहुत इजी है। मान लीजिए वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करेंगे कि खड़ाक से ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है तो उसके हाइपोटेन्यूज का मिड जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है वो फाइंड कर लीजिए। और अगर मुझे सर्कम सेंटर फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। और मान लीजिए ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल केस है। अगर ट्राइंगल इक्वल ट्राइंगल है तो सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब बेटा हमारे को एक बात समझ में आ गई कि सर्कम ये सारे एक पॉइंट है, तो आप इजीली कौन सा फाइंड कर सकते हैं, सेंट्रोइड फाइंड कर लीजिए, बाकी सारा एक हो जाएगा। तो आप ट्रायंगल की नेचर से फाइंड कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल से मैं आपको और इसको क्लियर करता हूं। एक एग्जांपल आपको मैं समझाता देता हूं एग्जांपल। जैसे आपसे बोला जाए फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉइंट 0,0, √3,1 एंड 0,2। कौन कौन से पॉइंट दिए? 0,0,
√3, 1 एंड 0, ये हमारे प्रपोजल्स थे। तुमने कहा अच्छा 0, 0, √3, 1 और 0, 2। तुमने कहा यस 0, 0, √3, 1 और 0, 2 मुझे इसका ऑर्थोसेंटर चाहिए। अब क्या करें, √3 आएगा तो एक थोड़ा सा अपने चांसेस है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की बनने की संभावना है, तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले तो √3 - 0 का होल स्क्वायर 3, 2, ये भी 2 आ रहा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला ये भी 2 आ रहा है। अरे ये तो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब सर्कम ऑर्थोसेंटर कौन है? तुमने कहा ऑर्थोसेंटर, मैंने कहा हाँ भैया ऑर्थोसेंटर कौन है? तुमने कहा ऑर्थोसेंटर हो गया हमारे पास कौन, सेंट्रोइड। और बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं हम सेंट्रोइड। कैसे फाइंड कर सकते हैं सेंट्रोइड? तो हमने कहा सेंट्रोइड भैया फाइंड करने का फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3, दैट इज 0 + √3 + 0/3, 0 + 1 + 2/3, that is 1/√3, 1. This is the circumcenter, orthocenter, incenter, centroid सभी यही हमारे पास आ गया। Is it clear? Next question बेटा, find the orthocenter of triangle formed by point √3, -1, जैसे √3 - 1, -1, 2, -1 and 2, 2. मुझे ऑर्थोसेंटर फाइंड करना है। अब ये वर्टिसेस दे दी। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से गया तो बहुत लेंदी होगा, ये जे एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। अब ऐसे ट्रेडिशनल मेथड देखना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पे डेटा पे एक बार नजर डालूंगा कि डेटा कैसा है। तुमने कहा अच्छा डेटा, मैंने कहा हाँ भैया डेटा कैसा है। तो इसके डेटा को देखेंगे तो यार इन दोनों में क्या सेम आ रहा है। तुमने कहा इन दोनों में तो x कोऑर्डिनेट सेम है। x कोऑर्डिनेट सेम है मतलब किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। और इन दोनों में देखें तो क्या सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है। y कोऑर्डिनेट सेम है मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। तो मैं इसको लोकेट कर देता हूं ऐसे, देखिए जिसे मैंने कहा बेटा यहां से देखिए ऐसे, ये x ये y, √3 - 1, -1, तो ये बेटा ये कहीं यहां पे है, √3 - 1, -1, ये यहाँ पे। और ये 2, -1, 2, -1 यहाँ पे, 2, -1 यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट सेम है और y कोऑर्डिनेट नीचे इसलिए पैरेलल टू x। अब 2, -1 और 2, 2 में क्या सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है, दैट इज ये हमारे पास ये आ गया 2, 2 यहाँ पे। अरे ये एक x एक्सिस के पैरेलल है, एक y एक्सिस के पैरेलल है, दैट मींस ये ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो बेटा ऑर्थोसेंटर हमारे पास क्या हो गया, यही ऑर्थोसेंटर है, ऑर्थोसेंटर है। और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट दैट इज सर्कमसेंटर। तो बताइए हमारे पास ऑर्थोसेंटर कितना हो गया। तो हमने कहा ऑर्थोसेंटर तो हमारा हो गया कौन सा, 2, 1। और अगर मैंने कहा सर्कमसेंटर कौन सा हो गया, तो सर्कमसेंटर को आप मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए, दैट इज 2, √3 - 2 + √3 - 1/2 and 2 - ½/2. This is the circumcenter. मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन मैं इस तरह से देखूं, मैंने कहा आपसे कि एक क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूं। क्वेश्चन मैंने ऐसे फ्रेम किया कि इन ट्रायंगल ABC, AB = यूनिट, AB को मैंने कह दिया बेटा तुम 2 यूनिट हो। एंगल ABC इक्वल π/2 या π/3 कह सकते हैं। और मिड पॉइंट ऑफ BC इज 2, 0। मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ
BC 2, 0. Midpoint of BC is 2, 0. And B is origin 0, 0. Then find centroid of triangle ABC. तो हमें centroid of triangle ABC required है. Centroid of triangle ABC, मैंने कहा yes centroid of triangle. अब देखो इसको मैं कैसे फिल करता हूँ, देखिए आप उसको बात ध्यान से समझिए. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. B पॉइंट कौन? 0, 0. अब BC का मिड पॉइंट कौन बोल रहा है? 2, 0. अच्छा, BC का मिड पॉइंट 2, 0. दैट मींस C पॉइंट कौन हो गया? 4, 0. तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2, 0 आ जाएगा. और AB इक्वल टू यूनिट है. अच्छा, AB 2 यूनिट है. दैट इज ये A अगर मैं ऊपर ले रहा हूं तो ये डिस्टेंस कितनी? 2 यूनिट है. और एंगल ABC π/3 है. ABC π/3. तो अगर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हमारे पास तीनों वर्टिसेस आ जाएंगे, और तीनों वर्टिसेस आते ही हम सेंट्रोइड आराम से फाइंड कर सकते हैं. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये A पॉइंट यहां ना होके पॉइंट अगर यहां हो तब भी हो सकता है. ये A यहां ना होके ये यहां भी हो सकता है, क्योंकि π/3 उसने क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में कुछ भी नहीं बोला, तो उसने कहा ये π/3 यहां भी हो सकता है. अब देखिए मेरे पास क्या है, ये x, y का है, तो ये डिस्टेंस कितना है? तुमने कहा y डिस्टेंस है, और ये एंगल कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? x है. तो मुझे बताइए cos π/3 कितना है? तुमने कहा cos π/3, मैंने कहा yes cos π/3, that is base upon hypotenuse, that is x/2. तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. एंड अगर मैं sin π/3 की बात करता हूँ, sin π/3 that is perpendicular upon hypotenuse, that is y/2. और sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. तो y कितना होगा? √3. दैट मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1, √3. अब ये अगर पॉइंट डाउन में होता तो मैं इसको क्या कहता? 1, -√3. अब अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आ जाए तो सेंट्रोइड फाइंड करना बहुत सिंपल है. सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? x1 that is 1 plus 0 plus 4/3 comma y that is √3. √3 प्लस माइनस √3 कर देता हूं, क्योंकि √3 ऊपर भी हो सकता है, डाउन. प्लस 0 प्लस 0 बाई 3. दैट इज हमारे पास क्या आ गया बेटा? 1 + 4 5/3 कॉमा अगर मैं प्लस ले रहा हूं बेटा तो ये हमारे पास प्लस आ गया. क्या हो गया? 1/√3. तो प्लस माइनस 1/√3. ये हमारे पास इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ गए. इज इट क्लियर? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1, 2, 5, 2 and 5, 7, then find all centers of a triangle. देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए. अब की बार उसने क्या बोला कि ट्रायंगल है ABC, उसके साइड्स के मिड पॉइंट 1, 2, 5, 2 एंड 5, 7. ये हमारे पास मिड पॉइंट. तुमने कहा अच्छा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए? मैंने कहा हाँ बेटा, इसके अगर वर्टिसेस मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे. ये मिड पॉइंट 1:1:1:2. भाई एक बात तो आ गई, हमारे सेंट्रोइड को फाइंड करना बहुत सिंपल है, क्योंकि एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ट्रायंगल के मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड और ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड एक ही रहेगा. मतलब सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC is centroid of triangle DEF. सेंट्रोइड ABC का सेंट्रोइड और इसका सेंट्रोइड सेम होगा. तुमने कहा अच्छा बेटा DEF का सेंट्रोइड बता सकते हो? तुमने कहा DEF का सेंट्रोइड आते हैं? मैंने कहा बिल्कुल. तो देखिए बेटा कितना होगा?
1 plus 5 plus 5 by 3. Next 2 plus 7 by 3. That is 11 by 3, comma 11 by 3. ये हमारे पास सेंट्रोइड आ गया किसका? ABC का सेंट्रोइड आ गया। जो DEF का सेंट्रोइड होगा वही इसका सेंट्रोइड होगा। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि भाई मुझको इन सेंटर भी चाहिए। अच्छा, इन सेंटर भी चाहते हैं। अब इन सेंटर के लिए बेटा मुझे वर्टिसेस रिक्वायर्ड है। ये वाले वर्टिसेस रिक्वायर्ड है। तुमने कहा यस। अब बेटा ये डिस्टेंस बता सकते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तुमने कहा 5 से गया 7 में से 2 गया 5। ये डिस्टेंस कितना? 5 में से 1 गया 4 2 2 ये 4। और ये बेटा कितना? 5 1 4 7 दैट इज अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 रूट 41। अब ये यहां से देखिए ये रूट 41 है, तो ये वाली साइड मिड पॉइंट से बनने वाली साइड इसकी क्या होती है? आधी होती है। इसका मतलब ये लेंथ A के सामने, ये B के सामने, छोटा B कितना? छोटा B, ये रूट 41 है तो ये हो गया 2 रूट 41। A के सामने छोटा है कितना बेटा? ये 5 है तो 5 का डबल कितना हो गया? 10। और यहाँ C के जस्ट सामने छोटा सी ये 4 है तो ये उसका डबल हो गया, दैट इज 8। अब देखिए ABC हमारे पास आ चुका। अब अगर हमें वर्टिसेस मिल जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा। तुमने कहा अच्छा वर्टिसेस मिल जाए तो काम बन जाएगा। मतलब बिल्कुल वर्टिसेस मिल जाए तो टाइम अपना काम आराम से बन जाएगा। अब देखिए तुमने कहा वर्टिसेस कैसे फाइंड करें। देखिए ट्रायंगल कैसा दिख रहा है? अरे ये ट्रायंगल तो कैसा है? पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के अगर 3 वर्टिसेस है तो चौथा वर्टेक्स फाइंड करना बहुत इजी है। कैसे? पास वाले को ऐड करो, दूर वाले को सब्ट्रैक्ट करो। दैट इज 5 + 1 6 - 5 6 - 5 that is 1 and 7 + 2 9 - 2 that is 7. And what about this quadrant? 5 + 1 6 - 5 that is 1 and 2 + 2 4 - 7 -3. और यहां से देखिए बेटा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है तो 5 + 5 10 - 1 that is 9 कॉमा 7 - 2 ये 7 और ये 2 7 + 2 9 - 2 that is 7। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस भी आ चुके हैं, ABC भी आ चुके हैं, तो क्या हम इन सेंटर का फार्मूला बना सकते हैं? तो मेरा बहुत सिंपल है। अब देखिए एक बात इसमें और थोड़ा सा समझते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसमें आपको वापस समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये A, B और C ये मिड पॉइंट थे, D, E और F ये मिड पॉइंट थे। अब बेटा वर्टिसेस फाइंड करना तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे था। ये कितना था? 1 2 था। ये कितना था? 5 2 था। और ये कितना था? 5 7। अब हमारे पास ABC आ गया। अच्छा ये ट्रायंगल कैसा है? ये देखो 5 4 और ये रूट 40। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये ट्रायंगल कैसा है? तुमने कहा ये ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके इक्वल है। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज कौन होगा? तुमने कहा हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज तो ये होगा। तो देखिए मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का नेचर वैसा ही होता है जैसा ABC का नेचर है। तुमने कहा अच्छा ये बात तो बिल्कुल है। इसका मतलब इस ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल हो गया? ABC इज अ राइट एंगल, दैट इज ABC इज ए राइट एंगल। तुमने कहा अच्छा ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये रूट 41 है तो ये कितना? 2 रूट 41। ये हमारे पास 2 रूट 41 आ गया। देखिए ये 2 रूट 41 और ये कितना हो गया? यहाँ से ये डबल इसका तो 10 हो गया और इसका डबल कितना हो गया बेटा? ये इसका डबल तो हमारे पास ये कितना आया था? 8 आया था। तो देखिए इन दोनों के स्क्वायर का सम 10 का स्क्वायर 100 प्लस 80 ये 64 164 और इसका स्क्वायर करें तो 4 × 184
तो हमारे पास ये देखिए हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट कौन होगा? सर्कमसेंटर, दैट मींस इट इज अ सर्कमसेंटर। ये हमारे पास सर्कमसेंटर आ गया। अच्छा ये तो सर्कमसेंटर है, और मैंने कहा था जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनता है दैट पॉइंट इज ऑर्थोसेंटर। तो देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, इसके सामने वाला ये वाला राइट एंगल है, ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर हो गया, हाइपोटेन्यूज के जस्ट सामने 90 डिग्री बनने वाला है। तो देखिए ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? ऑर्थोसेंटर। और ये पॉइंट हमने फाइंड किया था अभी, कैसे फाइंड हुआ था ये पॉइंट? 1, 5 + 1 6 - 5 that is 1, और 7 + 2 9 - 2 that is 1, 7। तो हमारे पास ऑर्थोसेंटर हो गया 1, 7। तो देखिए एक क्वेश्चन में मुझे ये चारों क्वेश्चंस पता चल सकता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे दे तो सर्कमसेंटर, इन सेंटर, ऑर्थोसेंटर सब फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आता हूं। देखिए क्वेश्चन, इफ circumcenter and orthocenter of a triangle, if circumcenter and orthocenter of a triangle are 1, 2 and 5, 6, then find centroid of the triangle। क्या बोल रहा है उसने? ये तीनों एक लाइन पे होते हैं, आपने को पता है, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर एक लाइन पे होते हैं, ये हमें पता है। उसने क्या किया? सर्कमसेंटर कितना दिया? 1, 2, और ये कितना दिया? 5, 6। तो देखा ओके 1, 2 एंड 5, 6। और हमें सेंट्रॉइड की बात करना, 1:2, ये 1:2 में। तुमने अच्छा 1:2 में, मैंने बिल्कुल ये 1:2 में। तो देखिए बताओ जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तुमने कहा जी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा, देखिए अगर जी को मैंने x, y कहा, तो देखिए यहां से x कितना हो गया? तुमने कहा 1 × 5 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2। And what about the y? 1 × 6 plus 2 × 2 upon 1 + 2. That is coordinate of G is 5 + 2 7/3, 10/3। ये हमारे पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ गए। Find the distance between circumcenter and orthocenter of triangle formed by a line 3x plus 4y minus 12 equals 0 with coordinate axis। देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है, एक लाइन ने बनाया ट्राइंगल किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। उसके सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो देखो बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस, आप क्वेश्चंस को ब्रेक करना सीखिए, लैंग्वेज को आप ध्यान से समझे, बहुत रिलैक्स होकर समझे और फिर से फ्रेम करते हैं। उसने कहा एक लाइन ने ट्राइंगल बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस के, लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा? 3 रफली ऐसे लगा देना, 3x plus 4y minus 12 equals 0। इसने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाया, ये एक ट्राइंगल बनाया। मैंने ठीक है भैया ये ट्राइंगल बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्राइंगल बनाया, तो ये वर्टेक्स तो हमारे पास पता पड़ गया 0,0। क्या मुझे ये वर्टेक्स बता सकते हो? तुमने बिल्कुल ये वर्टेक्स बता सकते हैं। कैसे बेटा? ये वर्टेक्स कैसा हो गया? तुमने कहा x की जगह x से कौन 0 था? y 0 था, y को 0 किया तो x ये 4,0। अब मुझे ये वर्टेक्स बता सकते हैं, तो y एक्सिस पे कौन 0 था? x 0 किया तो y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया, तो 0, और ट्राइंगल कैसा है बेटा? ट्राइंगल कैसा है ये? अरे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये तो ऑर्थोसेंटर है, ऑर्थोसेंटर है। और ऑर्थोसेंटर को मैं क्या नाम देता हूं बेटा? तुमने कहा ऑर्थोसेंटर को नाम देता हूं मैं H। और उसने कहा कि सर्कमसेंटर कौन होगा? इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, दैट इज ये हमारे पास आ गया दोनों का मिड पॉइंट, दैट इज 2,3/2। अब उसने कहा मुझे और सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो बेटा वैसे भी अपन जानते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल देता कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर। मान लीजिए जी के बारे में बात कर लेता हो, तो हम वो वैसे फिर कर सकते थे। कैसे? देखिए यहां से O पढ़ा है अपने पास, G मिल चाहिए अपने को, और H पढ़ा है। H कितना है? तुमने कहा 0, 0 है H। और सर्कमसेंटर कौन है? 2,3/2। और ये किस रेशियो में? 1:2 रेशियो। तो आप G का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। बताइए G के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? तो G के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया? 1 × 0
प्लस 2 इंटू 2 4/3 कॉमा 1 इंटू 0 और 2 इंटू 3 3/3 दैट इज 4/3 कॉमा 1। ये हमारे पास जी की क्वांटिटी है 4/3 कॉमा। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, जीएच डिस्टेंस चाहिए। अगर ओएच डिस्टेंस की बोले सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की डिस्टेंस तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ओएच कितना बेटा, तो अंडर रूट ऑफ ओएच दैट इज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कितना 2 2 4 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9/4 दैट इज 4 16 5/2। अब मुझे तो जीएच ही रिक्वायर्ड है। अब जीएच डिस्टेंस कितना होगा, जीएच जी पड़ा है हमारे पास एच तो कितना 4/3 माइनस 2 4/3 माइनस 2 तो 4/3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 6 दैट इज 6 माइनस 2 तो 4/9 प्लस 1/4 दैट इज हमारे पास कितना आ गया बेटा 4 4 16 प्लस 9 दैट इज 5/2 3 6 5/6। अब तुम इसको ऐसे भी कर सकते हैं जीएच। अब आपने ये वर्टेक्स सेंट्रोइड में पूछा डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो आप ऐसे भी डायरेक्ट दूसरे मेथड से कर सकते थे। जैसे मान लीजिए मुझे ओजी चाहिए तो ओजी कितना है, ये रेशियो में 1:2 होता है तो ये पार्ट कितना हो गया 1/3 ऑफ ओएच दैट इज 1/3 ऑफ OH। OH डिस्टेंस अपने कितना फाइंड किया 5/2 दैट इज 5/6। तो हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। और वर्टिसेस बोले तो वर्टिसेस फाइंड करना आसान है, आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन लास्ट इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं फिर इस टॉपिक को अपन खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे बोलो, इफ circumcenter and orthocenter of a triangle ABC are 1,2 and 3,4 and equation of its one off side is x equal y, then find circumradius of triangle ABC या find the circumradius of triangle। अब देखिए इसको ब्रेक करना सीखिए, ध्यान सुनिए, बढ़िया बच्चों की तरह सुनिए। उसने कहा एक ट्रायंगल है, सर्कम सर्कल तो एक अपन एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, सर्कल ये एक ट्रायंगल ए बी और सी, इसको सर्कम डिस्क्राइब कर रहा है ये एक सर्कल। मुझे इसकी सर्कम रेडियस चाहिए। अच्छा रेडियस चाहिए तो अपन रेडियस की बातें करते हैं। बेटा यहां से मान लेते हैं ये अपने पास ये O मान लेते हैं, ये H मान लेते हैं और हम जानते हैं AH क्या होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर होता है तो ये मैंने इसका। और हम किसी भी ट्रायंगल में एक बात O कितना दे रखा है बेटा, देखो O कितना दे रखा है, फ्रेम करना है O कितना दे रखा है, तुमने कहा O दे रखा है 1,2 और H कितना दे रखा है 3,4। कोई प्रॉब्लम नहीं, H 3,4। क्या हम इसका G फाइंड कर सकते हैं? तुमने कहा G फाइंड करना चाह रहे, बिल्कुल हम G फाइंड करना चाहते हैं तो ये 1:2 के रेशियो में होता है। तो पहले हम G फाइंड कर लेते हैं, G x का होगा तो x कितना आया बेटा, देखो यहां से तुमने कहा 1 × 3 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2 एंड y कितना आया बेटा, जल्दी से y अपने पास है 1 × 4 प्लस 2 × 2 by 1 + 2 दैट इज G के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा हमारे पास 5/3 कॉमा 4 प्लस 2 × 2 4 और 1 × 4 दैट इज 8। O दे रखा था, H दे रखा था, G मैंने फाइंड कर दिया। मुझे ट्रायंगल के तीनों साइड, उसने कहा इसका एक साइड का इक्वेशन x = y है। तुमने कहा अच्छा साइड का इक्वेशन x = y, मैंने किसी एक को x = y मान लिया। अगर मेरे पास किसी एक ट्रायंगल के वर्टिसेस मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा ट्रायंगल का ये वर्टेक्स मिल जाए, ये वर्टेक्स मिल जाए तो मैं खड़ाक से ये डिस्टेंस आराम से फाइंड करूंगा और मेरा काम हो जाएगा।
तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो मैं मान लेता हूं इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में क्या मानूं, ये x इक्वल y लाइन पे है, तो मैंने कहा x b y दोनों एक है, तो a कॉमा a मान लिया और इसको मैंने मान लिया b कॉमा, ये मैंने b कॉमा मान लिया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पड़े हो, सेंट्रोइड पड़े हैं, तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कितना x1 प्लस a प्लस b बाई 3 इक्वल कितना, x1 प्लस a प्लस b बाई 3 इज इक्वल टू कितना 5 बाई 3 और y1 प्लस a प्लस b बाई 3 इक्वल कितना 8 बाई 3, ये 3 कैंसिल हो गया। यहां से a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस y1 और मैं a प्लस b की वैल्यू यहां रखूं तो a x1 प्लस 8 माइनस y1 इक्वल कितना बेटा 5, ये हमारे पास आ गया। तो यहां से x1 माइनस y1 कितना आ गया 5 माइनस 8 माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तुमने कहा x1 माइनस y1 इक्वल माइनस 3, एक x1 y1 रिलेशन ही आ गया। एक बेटा यहां से अगर मैंने इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मान लीजिए AD है, तो यहां से AH इज परपेंडिकुलर टू BC, AD is perpendicular to BC, that means AH is also perpendicular to BC। देखिए ये पूरी लाइन है AD लाइन है और ये AD लाइन इस पे एल्टीट्यूड है, ऑर्थो सेंटर है, that means ये परपेंडिकुलर होना है, तो AD परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली AH भी परपेंडिकुलर होगा BC से। और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1। तुमने अच्छा अच्छा दो लाइंस परपेंडिकुलर स्लोप का प्रोडक्ट -1, इससे x इक्वल y1 से इस पे लाइन पे AH का स्लोप बता सकते हैं। तुमने कहा AH का स्लोप तो बहुत सिंपल है, y1 माइनस 4 अपॉन x1 माइनस 3 इंटू BC का स्लोप बताते थे। BC का स्लोप हमारे पास कितना है, BC का स्लोप तो 1 इक्वल माइनस 1, दैट इज y1 माइनस 4 इक्वल माइनस x1 प्लस 3, दैट इज x1 प्लस y1 इक्वल कितना 7। ये इक्वेशन है। देखिए x1 y1 में हमारे पास रिलेशन आ चुका। देखिए हमारे पास क्या रिलेशन आया, x1 माइनस प्लस y1 इक्वल आया 7 और x1 माइनस y1 आया इक्वल कितना है -3। दोनों को ऐड करता हूं तो 2x1 इक्वल 4, दैट इज x1 इक्वल 2 और x1 को अगर मैंने 2 रखा तो y1 कितना आ गया हमारे पास, x1 को मैंने अगर 2 रखा तो y1 आ गया मेरे पास 5, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए 2,5, ये 2,5, तो ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए 2,5 और हमें सर्कम रेडियस चाहिए। तो सर्कम रेडियस को मैं ऐसे कह दूं OA, O और A के बीच का डिस्टेंस है सर्कम रेडियस, तो OA आ गया। तो बेटा OA कितना, यहां से देखो, तुमने कहा OA इज 1,2, that is 2 minus 1 whole square, that is 1 और 5 minus 2 that is 3 का स्क्वायर 9, that is r equal कितना रूट। ये हमारे पास सर्कम रेडियस है। देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन है, बहुत टाइम है, चाहिए एडवांस में ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं कोई प्रॉपर्टी के साथ कनेक्ट करते हुए कोई बना दूं तो भी आप देखिए क्वेश्चन कैसे, इसका दूसरा मेथड भी देखता हूं। ये तो बहुत लेंथी मेथड है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है उसको समझो। देखिए एक सर्किल है और इसका एक ट्रायंगल है, ये O है, ये H है, ये H, ये O है और ये H है। O कितना देखा था 1,2 और H कितना देखा था, H कितना था 3,4 और बेटा ये x इक्वल y लाइन थी, x इक्वल ऑर्थो सेंटर का अगर इमेज लें किसी भी साइड में तो वो सर्कम सर्कल पे लाई करता है। इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड्स ऑफ ट्रायंगल लाई ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए 3,4 का अगर इमेज x इक्वल y में लेता हूं तो 3,4 क्या बन जाता है 4,3, बात मेरी ध्यान से सुनना, 4,3 बन जाता है। तो देखिए सर्कम सर्कल का एक पॉइंट आएगा और सर्कम रेडियस तो सर्कम सेंटर तो हमारे पास पता ही है, तो हम डायरेक्ट इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं r, दैट इज ये वाला पॉइंट डिस्टेंस, तो अंडर रूट 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 3 9 प्लस 1 दैट इज
रूट 10, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। बस इसमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है कि ऑर्थोसेंटर का इमेज किसी साइड के अबाउट क्या कहाँ पे लाई करता है, उसके सर्कम सर्किल के ऊपर लाई करता है। मेरे हिसाब से सर्कम इज सेंटर्स के बारे में जितने एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं और भी जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए मैं उसको अलग से चैप्टर बनाऊंगा और उसमें आपको और डिस्कस करूंगा। ओके।